किसान है, किसान परेशान है, इतने लोग हैं, सारे परेशान है, युवा परेशान है। आखिर मोदी का वोट कौन दे रहा है? ईवीएम से बन रहा है, इसीलिए तो ये दावे का सर ठोक रहा है कि अब की बार 400 के पार, ये 500 का भी पार हो सकता है जब तक ये ईवीएम है। अखिलेश भाई, आपको हमने अक्सर बहुजनों के कार्यक्रमों में देखा है, बहुजनों की आवाज़ को उठाते हुए देखा है। जगह जगह आप बहुजनों के आंदोलन में आते हैं। आप आज यहाँ पे बस अड्डे के पास ये कौन सा पार्क है? ये रविदास पार्क। यहाँ किस लिए आए हैं आप? यहाँ हमारे नवाब सतपाल तंवर भाई हैं जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम आज उनका समर्थन देने यहाँ आए। तो समर्थन क्यों दे रहे हो आप, ये बताइए। ये हमारे समाज के जो लोग हैं, हम अपने समाज को ना गुलामी की ओर नहीं ले जा सकते, इसलिए जो हमारे समाज के साथ खड़ा है वो मेरा भाई है, मेरा अपना है, हम उसके लिए जान भी दे देंगे। जान भी देंगे। तो आज उन्होंने कुछ बताया कि 29 तारीख को क्या प्रोग्राम है? उन्होंने बताया कि हम 29 तारीख को हम ईवीएम को ख़त्म करने का काम करेंगे, ईवीएम को बिल्कुल ध्वस्त करने का काम करेंगे। ध्वस्त करने का काम। अच्छा, ये जो ईवीएम को ध्वस्त करने के लिए जो प्रोग्राम 29 तारीख को रखा गया है, इसमें केवल बहुजन ही लोग आएंगे या सभी जाति और सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सभी जाति और सभी धर्मों के आ सकते हैं। SC ST OBC समाज के जो भी लोग हैं वो सभी आ सकते हैं और आएंगे। हमारे जितने साथी हैं, हमारी जो टीम काम कर रही हैं, वो सभी साथी हमारे आएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि ईवीएम से SC समाज को ही ज़्यादा नुकसान होगा? ईवीएम समाज से SC ST OBC सबको नुकसान ही हो रहा है। क्यों नुकसान? ऐसा क्यों लग रहा है आपको नुकसान हो रहा है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि समाज को फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है, समाज को मोदी जी को, ये तो मीडिया है। अगर वो तो 5 किलो राशन में क्या हो रहा है? जो मीडिया वाले बोलते हैं, जो मोदी जी बोलते हैं, उसी को बाइट करके बार बार दिखाया जाता है। लेकिन जो मोदी जी तो हमेशा झूठ बोलते हैं। अगर उनको वो खुद कहते हैं कि जो 80 करोड़ जनसंख्या है, हम उसको खाना दे रहे हैं, जब इसका मतलब है कि 80 करोड़ जो जनसंख्या है वो उसको खाना दे रहे हैं, इसका मतलब भुखमरी भारत में है, कब्जा किए हुए भुखमरी। अगर 80 मात्र 150 करोड़ तो जनसंख्या है, उसमें से 80 करोड़ को तो वो खाना दे रहे हैं, तो ये भुखमरी का एक एंगल बनता है। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी कह रहे मैंने राम मंदिर बना दिया, बड़ा सुकून है भारत के अंदर। नहीं, राम मंदिर बनाने से सुकून है? ये कोई राम मंदिर बनाने से किसी को सांस मिल रही है? वहाँ से ऑक्सीजन पैदा हो रहा है, जो किसी को सुकून मिलेगा वहाँ से? कैसे सुकून है वहाँ? और मोदी जी का नारा है आपकी ओर 400 पार, इसको कैसे वो देखते हैं? वो उन्होंने इस तरीके से देखा है, जो वो ईवीएम को हैक कर लेते हैं और जो हम लोग, हमारा जो समाज का जो हक है, वो हक को वो अपने तरफ खींचते हैं। ईवीएम को हैक करके जो हम जिस प्रतिनिधि को जो हम चुनना चाहते हैं, वो हमारा प्रतिनिधि संसद में नहीं जा पाता है, तो उनको भरोसा है कि हम ये काम कर लेंगे। जैसे कि भरोसा होता है हम ईवीएम हैक कर लेंगे, तो उन्होंने हैक कर लेते हैं और वो जीत जाते हैं। उन्हें पता है कि हम जीत जाएंगे। कोई व्यक्ति चुनाव से पहले कैसे कह सकता है दावे के साथ मैं 400 कर लूँगा पूरे? वो उनको भरोसा है ना, कि वो हर बार हैक कर चुके हैं। उनको चोर आदमी को भरोसा होता है ना, मैं इस घर से चोरी कर लूँगा, इसीलिए तो वो कह रहा है जनता मेरे साथ है, पूरा भारत। जनता तो कोई साथ नहीं है, हम साथ नहीं है। भाई साहब साथ हो? आप साथ हो? कोई नहीं है, कोई साथ नहीं है। कौन कह रहा है? परेशान है, किसान परेशान है, इतने लोग हैं, सारे परेशान है, युवा परेशान है। आखिर मोदी का वोट कौन दे रहा है? ईवीएम से बन रहा है, इसीलिए तो ये दावे का सर ठोक रहा है कि अब की बार 400 के पार, ये 500 का भी पार हो सकता है जब तक ये ईवीएम है। अगर वो नरेंद्र मोदी अगर माँ का दूध पिया हो तो वो ब्लेड पेपर पे चुनाव करो और ईवीएम को बैन करके दिखलाओ, पता चल जाएगा उसकी औकात क्या है नरेंद्र मोदी का। एक बार, सिर्फ एक बार ईवीएम से हटा करके ब्लेड पेपर पे चुनाव करके दिखाओ, वो नहीं करेंगे क्योंकि उसको पता है उसके ताकत है ही नहीं है। ईवीएम इसका सबसे बड़ा ताकत है, ईवीएम इसलिए नहीं बैन कर रहा है। और इसके पीछे उसका ताकत है तो RSS है, क्योंकि मीडिया चुप है, सुप्रीम कोर्ट चुप है, लाया है मीडिया चुप है, सुप्रीम कोर्ट चुप है, नरेंद्र मोदी चुप है, अमित शाह चुप है। क्यों चुप है भाई? इतना पूरे देश भर में शोर हो रही है, कह रही है कि हमारे जो आंदोलन, जो इतने बड़े बहुजन आंदोलन जो हो रही है ईवीएम के खिलाफ में हो रही है, एक भी बड़ा नेशनल मीडिया में दिखलाया गया? नहीं दिखलाया गया। क्यों दिखलाया नहीं जा रहा? क्योंकि मीडिया उन्हीं का है, ये सारे गोदी मीडिया उन लोगों का है। ये लोग नहीं चाहता है कि ब्लैक पेपर पर चुनाव हो, ईवीएम बैन हो, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन ईवीएम बैन हो जाएगा उस दिन से नरेंद्र मोदी क्या, ये खिला हुआ कम्बल, वो सारे कम्बल सूख जाएगा, तला भी सूख जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, महिलाओं को आरक्षण भी दिया है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा हुआ है? SC ST OBC में क्या महिला नहीं आती है? वो
एसटी में भी महिला आते हैं, ओबीसी में भी आते हैं, और आपका एससी एसटी ओबीसी तीनों कैटेगरी में महिला आते हैं। अगर ये जिस प्रकार महिलाओं के नाम पे आरक्षण जो लेने का जो उद्देश्य दिया था, उनको देने का जो उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी को घुसपैठ करने के लिए आधा आबादी को नाम दे करके उन लोगों को फ़ायदा दिलाने का काम किया है। आधा आबादी का मतलब क्या होता है कि आधा महिलाओं को उनको आरक्षण दिला। तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, एससी एसटी ओबीसी, अगर ओबीसी में महिला हैं तो उसको भी मिलता है लाभ आरक्षण, अगर एसटी में है तो उनको भी मिलता है, एससी कैटेगरी में है तो उनको भी मिलता है। तो ये बीच में घुसपैठी करने का उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट था कि जनरल कैटेगरी को घुसपैठ करना, यही इसका टारगेट था, जो टारगेट उनका पूरा हो गया। अब बताइए, 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया, कोई बड़ा आंदोलन किया गया था, उनको दे दिया गया। महिलाओं को उनको भी आरक्षण दिया, कोई बड़ा आंदोलन नहीं। लेकिन ओबीसी में कितना बड़ा सा बड़ा आंदोलन हुआ, अभी तक उनको संपूर्ण जो है आरक्षण है अभी तक लाभ नहीं मिला, जो कि अभी का डेट में मांग कर रहा है ओबीसी समाज कि हमारी जाति जनगणना की जाए पूरा केंद्र लेवल पे। और केंद्र लेवल पे अगर जाति जनगणना की जाएगी तो ओबीसी इस देश का 60% जनसंख्या है। ये जनगणना 1931 में हुई थी, अंग्रेज शासन में गुलाम भारत में ओबीसी की जनगणना हुई थी। लेकिन आज आज़ाद भारत में ओबीसी की जाति जनगणना क्यों नहीं कर रही है नरेंद्र मोदी? वो खुद एक ओबीसी समाज है, वो क्यों नहीं कर रहा है? वो खुद एक ओबीसी समाज की जाति से आता है, क्योंकि वो डुप्लीकेट ओबीसी है नरेंद्र मोदी। ये मिस्टर मोदी जो है ना, ये ओबीसी नहीं है, डुप्लीकेट है। ये आपका गुजरात का जब वहाँ पर वहाँ का मंत्री जब बने, आपका ये सीएम वहाँ का जो थे मुख्यमंत्री, हाँ, उस समय अपने समाज का, मोदी समाज को जनरल कैटेगरी से ओबीसी में लाया। ओबीसी में लाने के बाद 2000 का जो इलेक्शन का जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में, जो बीजेपी हर बार, अब की बार बीजेपी सरकार उस समय जानबूझ करके ओबीसी को चेहरा बनाया और कहा गया कि अब की बार मोदी सरकार, क्योंकि मोदी एक ओबीसी का चेहरा बनाया गया था सिर्फ वोटों को लूटने के लिए। ये चेहरा बनाने के बाद आज का डेट में अगर डीएनए टेस्ट कीजिएगा तो पता चलता है कि ओबीसी जो कैटेगरी में आया हुआ जो नरेंद्र मोदी है, ये जनरल कैटेगरी का है। अगर ये जनरल कैटेगरी का है तो इससे यह सिद्ध होता है किस प्रकार का, अगर ये ओबीसी होता तो ओबीसी ने अपने हक मांग रखा कि मेरा जाति जनगणना कर दो। लेकिन ओबीसी होकर के अपने ही ओबीसी का जाति जनगणना क्यों नहीं किया गया? इसका कारण बनता है। एक सवाल है, हमारी महिलाएं आरक्षण से पढ़ जाएंगी, लिख के आईएएस बन जाएंगी, प्रोफेसर बन जाएंगी, लेकिन जब प्रोफेसर बन जाएंगी तो वहाँ ऊंची जाति के लोग उन्हें फिर निकाल कर बाहर वहीं पहुँचा देंगे, जैसे हमारी रितु सिंह बहन को वहाँ पहुँचा दिया। वही तो हो रहा है हमारी रितु सिंह बहन के साथ और भाई लक्ष्मण यादव के साथ। एक तो हो रहा है जो यूनिवर्सिटी है उनमें आरएसएस का शासन चल रहा है, वो लोग हमारे लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और हमारे लोगों को बढ़ने ही क्यों देंगे? क्योंकि उन्हें पता है अगर हमारे लोग बढ़ेंगे तो अगर पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, अगर अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे तो सीधे 5 किलो राशन पर निर्भर रहेंगे। उनका यही मानना है। वो कह रहे राम राम के भजन करो। राम राम के भजन क्यों करेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिस दिन से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू किया था, उन्होंने कहा था हम सारे पत्थरों को, मतलब सारे भगवानों को हम जीरो घोषित करते हैं, तो हम तो किसी को नहीं मानते, हम क्यों राम राम करेंगे? लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी देखो कतर में भी हमारे एक राम, वहाँ भी मंदिर बन गया है, दुनिया मुस्लिम कंट्रियों में भी हमारे मंदिर बन रहे हैं। हम मुस्लिम कंट्रियों में मंदिर बन रहे हैं, दुबई में मंदिर बना है। वो पता है किस लिए बना है? क्योंकि उन्हें पता है कि दुबई में यहाँ से ज़्यादा भारत के लोग दुबई में रहने लगे हैं, तो वहाँ उन्होंने बिजनेस करने के लिए वहाँ भी एक मंदिर तैयार कर दिया। क्योंकि जो मुसलमान है वो कभी मंदिर में दान दे नहीं सकता, वहाँ हिंदू ही दान देगा, जो यहाँ से जाते हैं वो वहाँ दान देगा। उन्हें पता है जो अमेरिका के हमारे देश में 101 मंदिर अमेरिका ने बनवाया है, वो किस लिए बनवाया है? इसीलिए बनवाया है क्योंकि उसको पता है कि हमारे देश का जो नागरिक है वो मंदिरों के प्रति ज़्यादा भाव रखता है, और जितना पैसा जाता है सब एम्स के हिसाब से सब मंदिरों में जाता है। अमेरिका यहाँ से खाना खा रहा है, मंदिरों से ही खाना खा रहा है। तो ये जो देश है, इसको जो दूसरे देश है ना, ईवीएम हटने से बहुजनों को क्या मिलेगा? ईवीएम हटने से बहुजनों को हक मिलेगा, उनका जो वो चाहेंगे वो प्रतिनिधि को संसद में पहुँचाएँगे। अगर ईवीएम नहीं हटती है तो हम अपना कोई प्रतिनिधि संसद तक नहीं पहुंचा सकते। अगर ईवीएम हट जाती है और बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, और फिर अगर बीजेपी सरकार आती है और मनुस्मृति को फिर सत्ता में ले आती है, नहीं, अगर ईवीएम हटती है तो बीजेपी सरकार आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। ये मैं अपने वादा
और मैं अपने पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर ईवीएम हटेगी तो कभी बीजेपी सरकार का नाम निशान मिट जाएगा। जो कमल फूला हुआ है ना, वो मुरझा जाएगा। कमल तो क्या पूरा तालाब सूख जाएगा अगर ईवीएम हट गया तो। वो जानबूझ के नहीं हटा रहा है ये आरएसएस, क्योंकि बीजेपी आरएसएस इसकी लड़ाई दलित ही क्यों लड़ रहा है? नहीं, ओबीसी समाज क्यों नहीं आ रहा आगे? समाज मुसलमान जो बहुजन मुस्लिम समाज क्यों नहीं आ रहा है? इसकी लड़ाई दलित समाज ही क्यों लड़ रहा है? ओबीसी भी हमारे साथ हैं, और जितने भी एससी एसटी ओबीसी हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो भी सब हमारे साथ में हैं। लेकिन जो अलग अलग हम लोग आपके आंदोलन जितने हुए उसमें मुस्लिम समाज नहीं नजर आ रहा। मुस्लिम होते हैं लोग, बच्चा जो लड़ रहे हैं वो भी तो एक मुसलमान समाज से है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर भी है, ईवीएम के विरोध तो कर रहे हैं, खुलासा भी गया। आपको तो पता है, आपने भी उनका इंटरव्यू लिया होगा तो देखा होगा कि मुसलमान जो मोहम्मद प्राचा हैं वो कितना डटे हुए हैं, एकदम अपनी जी जान लगा के। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज हमारे साथ नहीं, साथ है। 20 से 25% दलित समाज है, और अगर उसमें 10% भी अगर मुस्लिम समाज हो जाता है तो हम कहीं भी अपना एक उम्मीदवार जिता सकते हैं हर इलाके में। ईवीएम रहेगा तो नहीं जिता सकते हैं। अगर ईवीएम अगर बैन होता है कुछ नहीं कर सकते। ये नरेंद्र मोदी का जो खिला हुआ कमल है ना, सुकड़ कर एक मुट्ठी में आ जाएंगे। हम तो बोल रहे हैं ना, चैलेंज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, अगर वो माँ का दूध पिया हुआ हो तो वो 2024 का जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव को ब्लैक पेपर पे चुनाव करके दिखलाए और जीत करके दिखलाए। 400 का जो पार कर बात रखते हैं ना, 400 का पार करेंगे, वो 100 के पार नहीं कर पाएंगे।